चिल्ला रहा था हेल्प के लिए, लेकिन कोई जो वहाँ पर खड़े तमाशबीन थे उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए। एनडीआरएफ की टीम आई, लेकिन उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। वो केवल रस्सी के सहारे जाना चाह रहे थे, जो कि वहाँ पहुँच नहीं रही थी। वो इसमें इसलिए नहीं दाग रहे थे, वो बोल रहे थे कि ये बेसमेंट खुदा हुआ है, इसमें बहुत सारे सरिया हैं, इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, इसमें बहुत ठंडा पानी है। वहाँ के जेई को सेवा मुक्त कर दिया गया है और इसके अलावा सीओ सर ने संबंधित वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी उनका स्पष्टीकरण भी मांगा है। फायर ब्रिगेड की बहुत बड़ी गलती है, पूरी सुविधा होने के बावजूद उस लड़के को अपना आप से नहीं बचाया उन्होंने। नोएडा देश का शो विंडो, यहाँ की सड़कों से लेकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कांच जैसी चमकती हैं, लेकिन उस कांच के पीछे सिस्टम का एक ऐसा गड्ढा है जिसमें भ्रष्टाचार का दलदल और लापरवाही का पानी भरा है, और उसमें डूब कर मर रहा है नोएडा। 27 साल की इंजीनियर युवराज मेहता की नोएडा के एक पानी भरे गड्ढे में मौत के 60 घंटों से ज्यादा का समय हो चुका है। इन 60 घंटों में सवाल तो 60 घूम रहे हैं, लेकिन जवाब 6 सवालों के भी नहीं मिल रहे। ना नोएडा की अथॉरिटी, ना नोएडा पुलिस, ना फायर विभाग, ना एसडीआरएफ, ना जिला प्रशासन, कोई भी इन सवालों का जवाब देने की स्थिति में अब तक नहीं दिखा है कि 27 साल के युवा इंजीनियर की सिस्टम की सरासर लापरवाही के कारण कैसे मौत हो गई। युवराज मेहता की मौत के 60 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन नोएडा अथॉरिटी, नोएडा के आला अधिकारी अब भी फाइलों में कमेटी का खेल खेल रहे हैं। रिहायशी सोसाइटी के सामने बेसमेंट के गड्ढों को खुला कैसे रहने दिया गया? अथॉरिटी ने ऐसी लापरवाही बरतने वाले बिल्डरों के खिलाफ समय रहते, यानी कि इस दुर्घटना के पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? तीसरा सवाल, उस खतरनाक टर्न पर जहां युवराज की कार पानी भरे बेसमेंट वाले गड्ढे में चली गई, वहां पर बैरिकेडिंग क्यों नहीं थी, कोई दीवार क्यों नहीं थी? चौथा सवाल, उस जगह पर जहां कोहसा था, कोहरा का मौसम है, रिफ्लेक्टर्स क्यों नहीं लगे थे? ट्रैफिक को सतर्क करने के लिए कि आगे खतरा है, संभल के चलिए, कोई चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगा था? पुलिस और एसडीआरएफ की जिस रेस्क्यू टीम ने युवराज को मरता छोड़ दिया, जहां सोच समझ के बोल रहा हूं, जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंची उसने युवराज को लिटरली मरता छोड़ दिया, देखते रहे, तमाशबीन बने रहे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कौन से लोग पहुंचे थे और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई अब तक? क्या जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर देने भर से प्रशासन की जिम्मेदारी खत्म हो गई? और क्या अथॉरिटी और प्रशासन के बड़े अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? केवल गलती एक जूनियर इंजीनियर की है, बड़े अधिकारी ऐसे ही घूमते रहेंगे? बल्कि एक अहम सवाल तो यह भी है कि इंजीनियर की मौत वाले गड्ढे का आखिर मालिक कौन है? जहां पर वो गड्ढा था, पानी भरा था, उस जगह का मालिक कौन है? इसको लेकर भी एक विवाद का विषय छिड़ गया है। तो आज चक्रव्यूह में हम पूछेंगे, उस खूनी गड्ढे का असली मालिक कौन है? क्या जूनियर इंजीनियर पर गाज गिराकर सिस्टम के बड़े बगड़े मगरमच्छों को बचा लिया जाएगा? वो चिल्ला रहा था हेल्प के लिए, लेकिन कोई जो वहाँ पर खड़े तमाशबीन थे उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए। एनडीआरएफ की टीम आई, लेकिन उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। वो केवल रस्सी के सहारे जाना चाह रहे थे, जो कि वहाँ पहुँच नहीं रही थी। वो इसमें इसलिए नहीं दाग रहे थे, वो बोल रहे थे कि ये बेसमेंट खुदा हुआ है, इसमें बहुत सारे सरिया हैं, इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, इसमें बहुत ठंडा पानी है। वहाँ के जेई को सेवा मुक्त कर दिया गया है और इसके अलावा सीओ सर ने संबंधित वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी उनका स्पष्टीकरण भी मांगा है। फायर ब्रिगेड की बहुत बड़ी गलती है, पूरी सुविधा होने के बावजूद उस लड़के को अपना आप से नहीं बचाया उन्होंने।
और अब एक बड़ी खबर है। जिस तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया ने, टाइम्स नाउ नवभारत ने इस खबर को उठाया, उसके बाद अब सरकार के कानों पे जू रेंगा है। और अभी अभी इसी वक्त ये खबर आ रही है कि नोएडा में जो मौत हुई युवराज की, उस मामले में नवभारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। नोएडा अथॉरिटी के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, जो सीईओ हैं, एम लोकेश, उन पर गाज गिर गई है। उनको एसआईटी बनने के बाद सीएम योगी ने सीईओ को फिलहाल प्रतीक्षारत कैटेगरी में डाल दिया, यानी एम लोकेश को फिलहाल अपने पद से हटाया गया है। लोकेश एम उनका नाम है, उनको फिलहाल प्रतीक्षारत कर दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जब से ये दुर्घटना घटी, जिस तरीके से युवराज की दर्दनाक मौत हुई, पूरे सिस्टम के तमाम अधिकारियों की आंखों के सामने लड़का 2 घंटे तक तड़पता रहा। उसके बाद जिस अंदाज में लगातार नवभारत रिपोर्ट करता रहा, उसके बाद अब जाकर कुछ एक्शन लेता हुआ दिखाई दिया किसी बड़े अधिकारी पर। यह अभी अभी की खबर का असर है। और जो कुछ हुआ उस दिन, वो जरा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही दर्दनाक कहानी है ये। पापा मैं डूब रहा हूं, ये पुकार अनसुनी रह गई। अफसरों की कुर्सियां गर्म, इंसानियत की सांसें ठंडी पड़ गई। ओम शांति। युवराज मेहता के लिए हम सब की तरफ से श्रद्धांजलि। 27 साल का युवराज, आंखों में सपने थे, करियर में कुछ कर गुजरने का जज्बा था। घर लौटते वक्त घने कोहरे में एक छोटी सी गलती और सिस्टम की लापरवाही ने एक बूढ़े पिता से सब कुछ छीन लिया। चिल्ला रहा था हेल्प के लिए, लेकिन कोई जो वहां पर खड़े तमाशबीन थे उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। एनडीआरएफ की टीम आई, लेकिन उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। वो केवल रस्सी के सहारे जाना चाह रहे थे, जो कि वहां पहुंच नहीं रही थी। उनके पास डाइवर या स्विमर होना चाहिए था, या बोट से वहां एक्सेस कर सकते तो मेरी बेटे की जान बचाई जा सकती थी, जो कि संभव नहीं हुआ। और जैसा कि हर बार होता है, इस बार भी हुआ। नोएडा अथॉरिटी के कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल उठे तो बलि का बकरा सबसे पहले एक छोटा सा जूनियर इंजीनियर को बनाया गया और उसको बर्खास्त कर दिया गया। उसकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। पूरे मामले पर क्या कर रहे हैं नोएडा अथॉरिटी के एडिशनल सीईओ सतीश पाल, उनका एक बयान सुबह आया था। नोएडा पुलिस के जॉइंट सीपी राजीव नारायण मिश्रा ने दिन में हमसे बात करते वक्त क्या कहा, पहले ये 2 बयान सुनिए। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि एक वहाँ के जेई को सेवा मुक्त कर दिया गया है, और इसके अलावा सीओ सर ने संबंधित वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी, उनका स्पष्टीकरण भी मांगा है। उसके पश्चात जो है अग्रिम कार्रवाई जांचोपरांत करेंगे। फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए, और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय 0 विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित है, उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एडिशनल सीओ साहब जांच की रस्म अदायगी वाला बयान दे रहे हैं तो नोएडा पुलिस के बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि उनके पास युवराज को बचाने के तमाम उपाय थे, लेकिन कहा गया कि 0 विजिबिलिटी भारी पड़ गई। दरअसल ये 0 विजिबिलिटी अधिकारियों और कर्मचारियों के दिमाग पर ज्यादा दिखी, क्योंकि युवराज उनका अपना खून जो नहीं था। एक युवा था जो कि उनका वोटर हो सकता था, लेकिन वोटर था कि नहीं था, इसीलिए उसको जाने दिया गया। उसकी जान लिटरली इन अधिकारियों की असंवेदनशीलता ने ले ली। अपने रेस्क्यू में युवराज का उसको डेड बॉडी का रेस्क्यू हुआ। युवराज का तो रेस्क्यू नहीं कर पाए 4 घंटे तक। जब उसकी आपको ज़रूरत थी तब वहाँ पर ना पुलिस की सीढ़ी मौजूद थी, ना रस्सी थी, ना कोई लाइफ जैकेट मौजूद था। सवाल है कि युवराज की मौत का जिम्मेदार सिर्फ एक जूनियर इंजीनियर है। बड़ी मछली क्यों बाहर है? जब तक हमने एक कॉपी तैयार की तब तक केवल जूनियर इंजीनियर पर कार्रवाई हुई थी। अभी अभी खबर आई है कि सीईओ को भी फिलहाल के लिए प्रतीक्षारत कैटेगरी में डाल दिया मुख्यमंत्री ने। 3 दिन बाद वही जांच कमेटी का लॉलीपॉप दिया गया। नोएडा की घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए एक 3 मेंबर एसआईटी बना दी है। मेरठ के कमिश्नर एसआईटी को उसको लीड करेंगे। इसमें एडीजी मेरठ होंगे, पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर भी शामिल किए गए। 5 दिनों में जांच करके एसआईटी की टीम मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई के बारे में चीजें तय होंगी। पर युवराज तो जा चुका है। युवराज के साथ ये सब जहां हुआ, वहां से सिर्फ 46 किलोमीटर की दूरी पर हिंदुस्तान का सबसे मॉडर्न एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट। मात्र 46 किलोमीटर की दूरी पर दावा किया जा रहा है कि यह एशिया का सबसे मॉडर्न और सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा।
जिस सेक्टर 150 में ये दर्दनाक हादसा हुआ वो नोएडा का सबसे महंगे सेक्टर्स में आज की तारीख में गिना जाता है। यहां पर 3-4 करोड़ का मकान लेना सामान्य सी बात है। अब सोचिए कि ऐसी महंगी और आलीशान जगह पर तमाम लोगों की आंखों के सामने, जी हां, इन सरकारी बाबुओं की आंखों के सामने सरकारी मदद ना मिलने से एक लड़का मर जाए तो गलती किसकी कही जाएगी? क्या दुनिया के सामने नोएडा अथॉरिटी और जिला प्रशासन यही वर्ल्ड क्लास सिटी की छवि पेश कर रही है? सवाल सीधे सरकारी बाबुओं से है। इसीलिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनका चेहरा जरा एक बार ध्यान से देखिए, पहचान लीजिए। बारी बारी से दिखाता हूं गौतम बुद्ध नगर को, यानी जिसको हम कहते हैं नोएडा, वो कौन लोग चला रहे हैं। नोएडा की डीएम मेधा रूपम नाम का है, मेघा रूपम। नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन दीपक कुमार साहब हैं। सीईओ एम लोकेश, जिन पर अभी गाज गिरी है। अभी जब खबर में पढ़ने आया हूं तब ये ब्रेकिंग न्यूज आई कि एम लोकेश को प्रतीक्षारत, सस्पेंड नहीं किया है, प्रतीक्षारत किया गया है। जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया। और नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, अब नोएडा में कमिश्नरेट है, लक्ष्मी सिंह उसकी मालिक है, कमिश्नर है। प्रदीप कुमार चौबे साहब चीफ फायर ऑफिसर है नोएडा के, ये भी एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, इन्हीं की टीम सबसे पहले पहुंची थी। तो ये कुछ चेहरे हैं, नोएडा प्रशासन को चलाने वाले ये कुछ चेहरे हैं जो अगर इनके लोगों ने ठीक दुरुस्त तरीके से काम किया होता तो आज ये युवा युवराज मेहता हम सबके बीच होता। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे मामले में अल्ट्रा मॉडर्न एसी कमरों से लेता ये अधिकारी ऑर्डर जारी करते हैं। सेक्टर 150 जैसे मॉडर्न जगह पर इतना बड़ा हादसा हो जाता है। हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि 2 हफ्ते पहले ही एक ट्रक ड्राइवर, जी हाँ, ठीक 2 हफ्ते पहले 1 जनवरी के 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को इसी स्पॉट पर जहां पर युवराज मारा गया, एक ट्रक ड्राइवर भी मरते मरते बचा था। सुनिए उसने क्या देखा था। भाई साहब, मेरे साथ ये हुआ था कि वहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं था। रात भी करता है, रात 1 बजे गिरा था मैं, और 1 बजे गिरा, सुबह 4 बजे निकला। हाँ, पहले भी दिन में करते रहे, लेकिन वहाँ का कारण क्या था कि वहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं था कि यहाँ से राइट मुड़ना है, ना तो वहाँ वो था कि यहाँ नाला है, ठीक है, ऐसे ना वहाँ पे दीवार थी। वहाँ कुछ कोई सेफ्टी होती तो पता चल जाता ना। और करीब 15-20 दिन पहले की इस घटना पर हमारी सहयोगी कृतिका ने नोएडा के एसडीएम से सीधा सवाल पूछा कि भाई अगर जब प्रशासन सचेत हो जाता, वो दीवार जो टूट गई थी वो बना दी जाती, तो आज युवराज जिंदा होता, इतना बड़ा हादसा उसके साथ नहीं होता। सुनिए एसडीएम साहब क्या बोल रहे हैं। 31 दिसंबर को एक ट्रक भी यहाँ पर पलटा था, तो ये इसी साइट पर एक और एक्सीडेंट हो चुका है। सिर्फ 15 दिन में क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? ये आपको प्रॉपर अथॉरिटी इसका रिप्लाई करेंगे जी। सर, आपका आगे का क्या वर्क मेजर्स रहेंगे और क्या इंस्पेक्शंस आगे चलते रहेंगे? चीजें हैं, इनको करना है। So this is the SGM here, Greater Noida SGM here. सुना आपने, ग्रेटर नोएडा के एसडीएम हैं, बोल रहे हैं प्रॉपर अथॉरिटीज जवाब देंगे। प्रॉपर अथॉरिटी और कौन होता है? एसडीएम सीईओ नहीं होगा तो कौन होगा? और इस तरीके से बयान देकर बचने की कोशिश करते बड़े बड़े अधिकारी दिखाई दे जाते हैं। इधर युवराज की मौत की वजहों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी हो चुका है। देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। युवराज के फेफड़ों में पानी भर गया था, फेफड़ों में 200 मिलीलीटर पानी पाया गया। पानी की वजह से पहले युवराज का दम घुटा और इसके बाद हार्ट फेल हो गया। अब यह समझिए खूनी गड्ढे का मालिक आखिर कौन है। यह भी एक बड़ा कंट्रोवर्सी सामने आ रही है कि वो जगह जो थी जहां पे पानी भरा हुआ था वो आखिर थी किसकी, उसका मालिकाना हक किसका था, क्योंकि इस पर भी अब टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है। जानकारी के मुताबिक स्पोर्ट सिटी विकसित करने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने 5 प्लॉट अलॉट किए थे, जिसमें से एक प्लॉट नोएडा सेक्टर 150 का SC02 भी था, जो करीब 13.29 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस हिस्से को लोटस ग्रीन नाम का डेवलपर है, उसको अलॉट किया गया था, लेकिन लोटस ग्रीन ने इसे 24 अलग अलग कंपनियों को सब लीज कर दिया, यानी दिया गया मुझको और मैंने 24 अलग अलग लोगों को अपने हिस्से की चीज बांट दी। बताया यह भी जा रहा है कि इस पूरे मामले की जानकारी नोएडा अथॉरिटी को दी ही नहीं गई, यानी जो कुछ लोटस ने किया उसकी जानकारी दिए, अधिकारियों को जानकारी दिए बगैर यह काम कर लिया गया। लेकिन जब नोएडा अथॉरिटी को जानकारी मिली तो अथॉरिटी ने साल 2020 के पास यहां पर काम रोक दिया और तब से यह प्लॉट खाली पड़ा है। यहां पर गड्ढा है, शायद बेसमेंट बनाने के लिए या नींव डालने के लिए गड्ढा किया होगा, उस गड्ढे को पाटा भी नहीं गया।
असर लगातार इस मामले को लेकर के छानबीन में आखिर ये प्लॉट जो है ये किसके नाम से, आपको बता दूं कि जो प्लॉट जो है ये नोएडा के अंदर जो है यह स्पोर्ट सिटी विकसित करने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने 5 ऐसे जगहों को अलॉट किया था, जिसमें से ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं जो कि सेक्टर 150 का भूखंड SC02 है, यह मूल रूप से जो है ये लोटस ग्रीन को आवंटित किया गया था। लेकिन लोटस ग्रीन ने इसे साल 2014 के आसपास इसे जो है 24 अलग अलग कंपनियों को सबलीज कर दिया था। इसके बाद अथॉरिटी ने काम यहाँ पर करने से साफ तौर पर रोक लगा दिया गया, क्योंकि अथॉरिटी की तरफ से यह निर्देश दिया गया था कि यहाँ पर स्पोर्ट्स सिटी विकसित करनी है, जिसमें यहाँ पर जो है खेल के अलग अलग यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाएंगी, जहाँ पर यहाँ पर टेनिस कोर्ट बनाए जाएंगे, बैडमिंटन कोर्ट बनाए जाएंगे, उसके अलावा यहाँ पर इंडोर स्टेडियम भी बनाया जाएगा। लेकिन उसे नजरअंदाज कर यहाँ पर जब लोटस ने अलग अलग कंपनियों को सबलीज किया, तो उसके बाद जो है जो अलग अलग जो बिल्डर की कंपनियां थी उन्होंने यहाँ पर जो है कमर्शियल काम करना शुरू किया, जिसके बाद अथॉरिटी ने साफ तौर पर रोक लगाते हुए कहा कि 70% यहाँ पर स्पोर्ट्स एमिनिटीज विकसित होनी है और 30% जो है उसको कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुना आपने किस तरीके से लापरवाही बढ़ती गई। नोएडा में आए दिन हादसे होते रहते, लेकिन यहाँ की खबर आमतौर पर सुर्खियां नहीं बनती, लेकिन अब की बार सुर्खियां बनी तो लखनऊ तक सुनाई दी। लेकिन जवाब हमेशा की तरह वही सरकारी अंदाज में मिला कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए कैसे लखनऊ से नोएडा तक सरकारी सुर कितने मिल रहे हैं। ये पूरी घटना बहुत ही दुखद है। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे नोएडा अथॉरिटी के लोग हों या STRF की टीम हो, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच रिपोर्ट आने के बाद इसमें बहुत ही कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। हमारी पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। जिम्मेदारी तो किसी न किसी की लेनी ही होगी किसी को, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत दुखद घटना हुई, सख्त एक्शन और आगे नज़ीर बने, ताकि आगे कोई किसी को अपनी जान ना गंवानी पड़े। उनके माता पिता के साथ जो हुआ है मैं बहुत कष्टदायक है, पीड़ादायक है। अब आप जानना चाह रहे होंगे जिनको पूरा मामला नहीं पता, वो जरा ध्यान से अगले कुछ मेरे साथ मिनट बिताइए, आपको पूरा मामला समझा देता हूँ। युवराज मेहता शुक्रवार रात करीब 12:30-1 बजे के आसपास गुरुग्राम से अपनी ड्यूटी कर घर वापस लौट रहे थे। सेक्टर 150 में उनका फ्लैट था जहां वो रहते थे। घर वो पहुंचने ही वाले थे, रोज वहां से आते जाते थे। उस रात को बहुत कोहरा था। कोहरे की वजह से कार चला रहे युवराज को सड़क का साइड ठीक से नहीं दिखा और वो बाउंड्री तोड़कर, जहां पर वो बाउंड्री बनी थी जो कि टूटी हुई थी ट्रक के हादसे की वजह से, उसको और हिस्से को तोड़ते हुए करीब 30 फीट गहरे पानी में अपनी कार समेत गिर जाते हैं। रात करीब 12:20 के आसपास युवराज कार से निकलकर उसकी छत पर आ जाते हैं और अपने पिता राजकुमार मेहता को फोन कर मदद मांगते हैं। यानी एकदम से कार डूबी नहीं, कार ऊपर तैर रही थी, कीचड़ था, दलदल रहा होगा। उस पर फोन करते हैं। पिता तुरंत, जो कि बगल में ही रहते हैं, उनकी सोसाइटी है, वो मौके पर पहुंच जाते हैं और फिर पिता जो युवराज के पिता राजकुमार, वो 112 नंबर जो कि एक इमरजेंसी नंबर है, उस पर डायल कर सूचना देते हैं। 12:50 पर लोकल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच जाती है। 12:50 पर, समय का ध्यान रखिएगा। एक स्थानीय व्यक्ति जो कि मोहिंदर है, वो भी उस वक्त वहां पहुंचता है, जो कि एक डिलीवरी बॉय है। वो पानी में कूदकर उस व्यक्ति को, उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाता है। रात 1:15 बजे SDRF की टीम वहां पहुंचती है। इस दौरान युवराज की आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगती है। वो लगातार बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रहा था, अपने मोबाइल से लाइट को दिखा रहा था, फ्लैश लाइट को, कि कोहरा था तो दिख सके कि वो कहाँ पे है। सुबह अब के बाद अब ये दुखद कहानी शुरू होती है। करीब 4:30 बजे 5 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवराज की डेड बॉडी वहाँ से मिलती है। यानी 12:30 बजे से लेकर 4:30-5 बजे के बीच में पूरा का पूरा हादसा हो जाता है और किनारे पर पुलिस अधिकारी, फायर के अधिकारी सब खड़े हुए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक रेस्क्यू टीम पास बोट थी, बावजूद उन्होंने युवराज को बचाने की जहमत नहीं उठाई। कभी ठंडे और गहरे पानी का हवाला देते रहे, तो कभी बेसमेंट में, कि ये बेसमेंट का इलाका, नीचे सरिया हो सकता है पानी के, अगर उतरेंगे तो सरिया चुभ जाएगा, अंधेरे का वक्त है। कभी तब वो डिलीवरी बॉय सामने आता है, जो मनिंदर जिसका नाम है, वो हिम्मत दिखाता है। रेस्क्यू टीम नहीं गई, वो मनिंदर पानी में जाता है कि मुझे रास्ता बांधो, मैं पानी में कूद जाता हूँ। वो पानी में छलांग लगाता है, लेकिन जब तक वो पहुंचता लड़के तक, तब तक काफी देर हो गई थी। सुनते उसका क्या कहना है।
वो इसमें इसलिए नहीं दाग रहे थे, वो बोल रहे थे कि ये बेसमेंट खुदा हुआ है, इसमें बहुत सारे सरिया हैं, इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, इसमें बहुत ठंडा पानी है। मैं जब उन्हें ड्रामा करते करते लगभग 2 घंटे हो गई, लड़का 2 घंटे जीवित था, गाड़ी पे बैठा हुआ, टॉर्च दिखा रहा था, बाकायदा बोल रहा था कि भाई प्लीज मुझे बचा लो, मुझे किसी भी तरीके से बचा लो। गजब है नोएडा अथॉरिटी का, जिसका इस साल का बजट 8,700 करोड़ रुपए ज्यादा है। जी हाँ, 8,700 करोड़ रुपए की अथॉरिटी है ये, इतना इसका बजट है। लेकिन जब एक इंसान गड्ढे में गिरता है तो उसे निकालने के लिए देसी जुगाड़ का सहारा लेना पड़ता है। रेस्क्यू टीम के साथ क्या क्या होना चाहिए था और क्या उनके पास चलना चाहिए था, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके जो लोग नोएडा में रहते हैं, जो लोग नोएडा के आसपास रहते हैं, उनको आइडिया होना चाहिए। पानी में फंसे किसी शख्स के रेस्क्यू के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइफ जैकेट जो रेस्क्यू टीम है उसके पास होनी चाहिए। दावों के मुताबिक घटनास्थल पर लाइफ जैकेट नहीं दिखाई दी। मजबूत सीढ़ी या रस्सी होनी चाहिए जिसकी फौरन ज़रूरत पड़ती है। चश्मदीदों के मुताबिक वो भी नहीं दिखाई दी, वो भी बहुत बाद में आई। जहरीली गैसों से बचाव के लिए ऑक्सीजन का किट होना चाहिए, वो भी उस वक्त नदारद दिखा। और सबसे अहम बात जो है वो कि रेस्क्यू टीम के लिए कि युवराज को बचाने के लिए जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंची उसको ट्रेंड होना चाहिए, यानी वो हर काम में पारंगत हो। स्विमिंग वो जानते हो, अगर पानी में कूदना हो या आग से किसी को निकालना हो या ऊपर चढ़ना हो तो वो सब चीज़ें उनको आती हों। लेकिन ये लोग तो कह रहे थे पानी से डर लग रहा है, पानी ठंडा होगा, क्या होगा, पानी में सरिया हो सकता है। एक परिवार की खुशियाँ खत्म हो गई। एक बूढ़े पिता की आंखों से बेबस उनका बेटा उनकी आंखों के सामने चला गया। युवराज की माता का देहांत 2 साल पहले स्किन रोग से हो गया था। अब उस पिता का एकमात्र जो बेटा था इकलौता, वो भी चला गया। सुनिए नोएडा के इस खूनी गड्ढे के आसपास करोड़ों के फ्लैट पे रहने वाले लोगों का अब क्या कहना है। यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारी आवाज इस सेक्टर की जो समस्याएं हैं, जो असुरक्षा की भावनाएं हैं, वो शासन तक पहुंचे और वो इस बारे में संवेदनशीलता के साथ विचार करे और समझे कि यहाँ प्रॉब्लम है और जो भी इसके समाधान है वो सब उनके दायरे में है। इसमें कोई बहुत मैजिक या कोई अविश्वसनीय टाइप की आवश्यकता नहीं है। वो अपने सामान्य प्रक्रिया से भी हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप लोग क्या कहेंगे, पहले भी ऐसे हादसे यहाँ पे हुए हैं, एक ट्रक का एक्सीडेंट भी हुआ था, लोग बता रहे हैं कुछ दिन पहले। ट्रक के एक्सीडेंट के बाद भी ना बिल्डर चेता ना अथॉरिटी चेती।